टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना मैं लास्ट वीडियो जो है ना 71 नंबर क्वेश्चन तक मैं बता चुकी थी। तो आज मैं 72 नंबर क्वेश्चन से जन आंदोलन के जो भी हैं वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और नेक्स्ट जो भी वीडियो है ना, जो भी टॉपिक होगा वो आ जाएगा। तो अभी मैं 72 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, घटना चक्र के हिस्ट्री का। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बैरकपुर विद्रोह है, बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। तो कूट का देख लेते हैं, कूट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये ए होगा, आई मीन ए। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लौर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। अहोम विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोफला विद्रोह। ये सब कूट को देख लेते हैं। तो कूट में है जो ना, तो इसका राइट आंसर ए होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखने से ना ये याद करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं मारना होता। तो फर्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। संथाल 1855 से 56 में। और मोपला 1921 में। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोली विद्रोह गुजरात और चुआड़ विद्रोह मध्य प्रदेश, सी और डी। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। राम सिंह के समय यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1784-85 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 ईस्वी के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह को सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। अहोम विद्रोह को गोमधर कुंवर ने किया था। और नायक विद्रोह को ताना भगत। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट कोई, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इनके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका कूट देखिए, तो वो कूट देखने से राइट आंसर इसका डी है। और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 19 ईस्वी मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 ईस्वी में पंजाब में। पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में और बंगाल में। तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 में बिहार में, जो कि वर्तमान झारखंड में हुआ था। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया विद्रोह 60 से 63, कुकी विद्रोह 1860 से 90, कूका विद्रोह 1832 से 34। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मिलान। तो इसका नेक्स्ट बाकी
मतलब सही नहीं है, मतलब सब सही है, गलत नहीं है, इस वजह से हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। कौन था? गंगा नारायण। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946-47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोरानांग। तो गांधी जी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे, जिन्हें जोरानांग थे भी कहते हैं। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडिन्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायी की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कर प्रारंभ एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनमें से वह नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इसका राइट आंसर एम.एन. लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1905 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम अंग्रेजी मदरसा कहाँ स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था के अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। और इसका रीजन है, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। और ऑप्शन सी है दोनों गलत है, ऑप्शन डी है दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1784 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवद गीता में अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1722 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड डिस्पैच का 1754, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की थी। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उस शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। नेक्स्ट है, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। नेक्स्ट है, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य का माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पश्चात शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को, किसको? प्राथमिक शिक्षा को। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया।
इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष ने की? किसने और किस वर्ष ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग संबंधित था तो शिक्षा से, किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 में 4 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इसमें कॉलेज का विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर डी होगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो कौन थे फिल्ट्रेशन पद्धति? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में 17 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर 1827, प्राच्यवादी आंग्ल विवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
कैवेंडिश बेंटिक ने शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, यानी कि ऑप्शन ए। पीडीएफ से पढ़ाने में यही प्रॉब्लम होती है, ये लिंक फिंक पता नहीं क्या है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 में। कब हुई? तो 1857 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग मैं नहीं करती हूँ, 20 मिनट्स काफ़ी हो गए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे का क्वेश्चन कल की वीडियो में आएगा। तो आप अगर डेली देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और डेली मैं कंटिन्यू रखती हूँ अपनी वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।